इस शो में हम आपको बाजार का आज का पूरा एक्शन बताएंगे, साथ ही अब अगले हफ्ते और खास तौर पर सोमवार के लिए क्या आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ये भी बताएंगे। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। स्वागत करते हैं सर आपका। और साथ ही हमारे साथ है आज एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। आज पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, अलग अलग सेक्टर्स पर अपनी एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च लेकर हमारे साथ हैं। देवांशी आशर से बाजार का हाल जानेंगे, साथ ही बताएंगी डॉक्टर रेड्डीज पर दबाव क्यों है। आशीष से हम जानेंगे मुंबई में मॉल के कारोबार से जुड़ी कंपनियां क्यों सुर्खियों में। एक्सेंचर के नतीजों से आईटी कंपनियों के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। वरुण से जानेंगे क्रूड का हाल और साथ ही मानसी हमें बताएंगे अगले हफ्ते के क्या क्या अहम ट्रिगर हैं। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार के कारोबार पर नजर डाल लेते हैं। 5 दिन की लगातार चल रही बिकवाली पर आज लग गया ब्रेक। सेंसेक्स करीब 650 पॉइंट आज भागा। निफ्टी में करीब 186 अंकों की तेजी देखी गई, मगर दिलचस्प बात यह है कि निफ्टी निचले स्तरों से करीब 400 पॉइंट चढ़ा। आज बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से करीब 800 पॉइंट चढ़ा। और अच्छी बात यह भी है कि इस तेजी में शॉर्ट कवरिंग से ज्यादा हाथ नई खरीद का था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी रिकवरी दिखी, मगर दिग्गजों के मुकाबले कुछ कम नहीं। एफआईआई डीआई के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1418 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने काफी दिनों बाद 559 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि लगातार 5 दिनों की बिकवाली के बाद बाजार की शानदार रिकवरी की वजह क्या है। लगातार 5 दिनों से गिर रहे भारतीय बाजारों की कमजोरी पर आज ब्रेक लगा। ब्रेक भी लगा, गिरना बंद भी हुए और जबरदस्त यू टर्न भी लिया। वैसे तो आज का दिन भी फर्स्ट हाफ तो बेहद खराब था। दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी के चलते निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खुला और वहीं रुका नहीं, उसके बाद और गिरते गया। गिरते गिरते एक अहम लेवल पर पहुंचा जो था 14,350 का, और बैंक निफ्टी भी 33,300 के अहम लेवल के बेहद करीब पहुंचा। और वहां से जो रिकवरी और यू टर्न शुरू हुआ, जो रिकवरी आई, काबिल तारीफ आप देख सकते हैं। और उसकी 2-3 बड़ी वजह थी। पहला तो एक कल के सेशन में वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी के आंकड़ा है। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स और ज़्यादा खराब हो नहीं रहे। तीसरा, बॉन्ड यील्ड थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे। चौथा, डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे। और पांचवा ये कि लगातार 5 सेशन में ऊपरी स्तरों से लगभग 1000 पॉइंट निफ्टी गिर गया। तो गिरते थोड़ी रहेगा, थोड़ी रिकवरी भी तो आएगी ना। तो उसको देखते हुए शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी होती दिखी। लोअर लेवल से निफ्टी लगभग 400 सवा 400 पॉइंट रिकवर हुआ। बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट रिकवर हुआ और सेंसेक्स लगभग 1400-1500 पॉइंट रिकवर हुआ। तो ये दमदार रिकवरी आती दिखी। तो सुबह कुछ तस्वीर बिल्कुल अलग, एकदम नर्वस माहौल। शाम को दोपहर में क्लोजिंग बेहतरीन, 14,700 के ऊपर की निफ्टी की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली, 34,000 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली। तो ये कह सकते हैं कि 5 दिनों से पिछले फ्राइडे के मुकाबले इस फ्राइडे मूड माहौल बिल्कुल अलग। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ मार पड़ी है, जो कुछ करेक्शन हुआ, सारे स्टॉक्स चाहे वो दिग्गज हों, कैश मार्केट के हों, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब जगह जो कट लगा, मार पड़ी, उससे आज बड़ी रिलीफ रैली आती हुई दिखी है। और लोअर लेवल से एफआईज की लौटती हुई खरीदारी के दम पर बाजार मजबूती के साथ दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास बंद होने में कामयाब रहे। चलिए, बाजार के लिए आज रिकवरी और मजबूती का दिन रहा। अब सोमवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे, बाजार के लिए अहम संकेत क्या होंगे, खासतौर पर 2 दिन की छुट्टी के बाद समझेंगे अनिल जी से। लेकिन उससे पहले किन सेक्टर में था सबसे ज्यादा एक्शन, समझते हैं देवांशी आशर से। देवांशी जरा बताएं, आज कहां पर था सबसे ज्यादा एक्शन और कहां पर थी नरमी। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिली। लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से हम कमजोर थे और उसके बाद आज फाइनली हरे निशान में मार्केट्स में क्लोजिंग देखने मिली थी। लगभग सारे इंडाइसेस आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। ज्यादा सहारा कहां से मिलता हुआ दिखा, एफएमसीजी स्टॉक्स ने आज काफी अच्छा परफॉर्म किया था। पावर स्टॉक्स आज अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखे। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में भी अच्छी तेजी थी। बैंकिंग स्टॉक्स आज रैली करते हुए दिखे। लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए कुछ जो मिड कैप स्टॉक्स थे, स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, यहाँ पे अच्छी
तेजी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आते हुए दिखी। चुनिंदा स्टॉक्स से जो आज कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, सबसे पहले निफ्टी के गेनर्स लिस्ट की बात कर ले। एनटीपीसी, HUL, टाटा स्टील, यूपीएल, ये सारे स्टॉक्स टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए। और वहीं LNT, कोल इंडिया, मारुति जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। FMCG स्टॉक्स ये टॉप गेनर्स थे आज के ट्रेडिंग सेशन में। ITC और HUL लगातार कई दिनों से परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे अच्छी तेजी। मेरिको, UBL में भी आज अच्छे गेन्स थे। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में भी आज फिर एक बार अच्छे गेन्स देखने मिले थे। JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स थे जहां पे अच्छी खरीदारी देखने मिली। और फाइनेंशियल्स में भी आप देखिए कैनरा बैंक, IDBI बैंक, चोला इन्वेस्ट और M&M फाइनेंशियल्स में आज करीब 3% से लेकर 7% तक की तेजी थी। खबरों के चलते आज आरती ड्रग्स, ये स्टॉक में जो बायबैक आता हुआ दिखा 1000 रुपए प्रति शेयर, उसके बाद दमदार गेन्स इस स्टॉक में आता हुआ दिखा। और आप देखिए अनिल जी ने आपको सुबह ही स्टॉक ऑफ द डे में रिकमेंड किया था। इसके अलावा इकरा जो कल ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी, फंड एक्शन हुआ, इसके चलते गेन्स। लेकिन इसके अलावा PVR, फीनिक्स मिल्स और वेस्ट लाइफ में आज काफी दबाव के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। मॉल में एंट्री से पहले एंटीजन टेस्ट होगा, इसके चलते भी आज काफी प्रेशर कई स्टॉक्स में देखने मिला। इसके अलावा नई लिस्टिंग में आप देखिए जुबिलेंट इंग्रीविया आज लिस्ट हुआ और साथ ही ईज माई ट्रिप करीब 20% तक के गेन्स आज यहाँ पे भी देखने मिले थे। वायदा बाजार में चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे आज लाल निशान के साथ ट्रेड हुआ या आज शॉर्ट्स बनते हुए दिखे। मदरसन सुमी, नैल्को, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स थे। वैसे IT स्टॉक्स में भी आज अच्छे गेन्स थे, एसेंशियल के नतीजे आते हुए दिखे, इसके चलते भी IT स्टॉक्स आज काफी एक्शन में थे। इसके अलावा जहां पे सुपर हिट आपकी कमाई होती हुई दिखी, दमदार कमाई हुई आपकी ITC, HUL, टाटा मोटर्स, NHPC, ग्रासिम, टाटा पावर, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स थे जो आज हमारे जितने भी एनालिस्ट थे, गैस पैनल थे, उन्होंने आपको रेकमेंड किया और आज आपकी अच्छी कमाई होती हुई दिखी। इन ऑल आप देखिए आज कई दिनों के बाद हमने देखा फाइनली अच्छी क्लोजिंग आती हुई दिखी। जितने भी इंडाइसेस थे वो आज हरे निशान के साथ क्लोज होते हुए दिखे। अच्छी शॉर्ट कवरिंग बाजार में देखने मिली थी। बिल्कुल, जैसे देवांशी ने बोला काफी समय के बाद आज हमने बाजार में देखी अच्छी क्लोजिंग। तो ऐसे में शर्मा जी, बाजार से अभी क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? आज के सेशन पर आपकी राय, आने वाले दिनों पर क्या व्यू आप रखेंगे? साथ ही सोमवार के लिए कौन सा इंट्राडे पिक आज आप सजेस्ट करेंगे दर्शकों को? साथ ही हम आपसे हफ्ते भर का नजरिया भी जानना चाहेंगे। जी सबसे पहले ये हम कह दें कि आज सुबह के जब शो में मैं था तो मेरा अपना व्यू था कि इस वक्त मार्केट बाउंस बैक करेगा और वही हुआ। एक कॉल भी दी थी निफ्टी की और वहाँ से करीब बताए हुए पॉइंट से 100 पॉइंट के निफ्टी के अंदर भी गेन हुए। ये तो हुई, ये बात जो हो चुकी उसको छोड़िए। आगे का कैसा लगता है? मैं समझता हूँ कि एक तरफा मार्केट नहीं है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। लेकिन अगर आप अपने शेयर में इन्वेस्टेड हैं जो अच्छे और खासकर मिड कैप्स, वो आउट परफॉर्म करेंगे। एक सेक्टर चुना जाए तो IT और थोड़े बहुत जो टेस्टिंग वाली कंपनियां वो अच्छा करेंगी। हफ्ते भर के लिए मिला जुला स्वरूप, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर रहेगा। आज की डेट में अगर एक इंट्राडे स्टॉक कोई लेना हो कल के ट्रेड मतलब सोमवार के ट्रेड के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ग्रेसिम लिया जा सकता है। तो ग्रेसिम 1410 पे आज बंद हुआ है, वहाँ पे स्टॉप लॉस रखे हैं 1380 का और आपका टारगेट रहेगा 1470। जैसे जैसे स्टॉक बढ़े स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ेगा। वीकली या पोजिशनल ट्रेड अगर किसी को लेना हो तो वो कैनफिन होम्स में लगता है। यहाँ पे ये स्टॉक थोड़ा बड़ा है और 580 के लेवल पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे ले 552 का रखें स्टॉप लॉस और 632 का रहेगा आपका टारगेट। तो ऑब्वियसली इसके साथ साथ स्टॉप लॉस भी आप रोजाना बढ़ाते जाएंगे, या आप टारगेट होगा या स्टॉप लॉस हो जाएगा बढ़ा हुआ, जो आपको लॉस होने से बचाएगा। तो शर्मा जी की राय, एक दिन की खरीदारी ग्रासिम में करने की सलाह, इंट्राडे पिक है उनकी, पोजिशनल व्यू कैनफिन होम्स में रखने की सलाह दी है शर्मा जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लें। एक्सेंचर के नतीजों से पूरा IT सेक्टर है फोकस में। क्या है इसके और डिटेल्स? IT कंपनियों से दमदार Q4 की क्या उम्मीद है, समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल से। जी, तो IT स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहे, क्योंकि अगर आप एक्सेंचर की बात करें जो दिग्गज IT कंपनी है, ग्लोबल जायंट है, वहाँ पर इनकी जो Q2 नंबर्स आए वो काफ़ी बेहतरीन साइड पर आते हुए नजर आए। खासकर अगर आप इनकी आय ग्रोथ गाइडेंस देखें तो वो ये बढ़ाते हुए नजर आए, 4 to 6% से बढ़ाकर 6.5 से 8.5% किया। साथ ही जो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वहाँ पर भी 20-30
बेसिस पॉइंट्स की बढ़त जो है हमें देखने को मिली और 15 to 15.1% की FY21 की गाइडेंस देते हुए नजर आए। साथ ही अगर आप देखें तो ये नतीजों के बाद ये क्लियरली इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि जो भारतीय आईटी कंपनियां हैं उनके जो चौथी तिमाही के नतीजे हैं जनवरी टू मार्च वाले, वो काफ़ी बेहतरीन साइड पर होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स में बढ़त मिली है उससे एक्सेंचर के नतीजों पर हमें क्लियर कट इम्पैक्ट देखने को मिला है कि काफ़ी बेहतरीन साइड पर आते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें तो डिजिटल रेवेन्यू से एक्सेंचर का करीब 70% रेवेन्यू आता है और भारतीय आईटी कंपनियों को देखें कंपैरेटिवली तो हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पर करीब 97-98% इनका रेवेन्यू आता है डिजिटल रेवेन्यू से। साथ ही अगर आप अन्य आईटी कंपनियों की भी बात करें तो करीब 40 से 50% रेवेन्यू काफ़ी सारी दिग्गज आईटी कंपनियां जो है डिजिटल रेवेन्यू से ड्रॉ करती हैं। तो काफ़ी क्लियर इंडिकेशंस है जिस तरह से ऑर्डर बुक विन इनको मिलती हुई दिखी है एक्सेंचर को कि आईटी कंपनियां, खासकर भारतीय आईटी कंपनियां, वहां पर काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस हमें अर्निंग्स में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो हमने ये आईटी कंपनियों पर पूरा एक ओवरव्यू समझ लिया। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर रेड्डीज का रुख कर लेते हैं। अब डॉक्टर रेड्डीज पर दबाव हमें देखने को मिला है, लगातार कमजोरी 5 दिन में लगभग 5% तक की कमजोरी हमें स्टॉक में दिखी है। आखिरकार दबाव की वजह क्या है, पूरी डिटेल हमें दे रही है हमारी सहयोगी देवांशी आशर। जी बिल्कुल, आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज में लगातार कई दिनों से कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आप इसी हफ्ते देखें तो करीब 6% तक की कमजोरी हमने स्टॉक में देखी है, लेकिन अगर आप इस महीने की बात करें तो करीब 12% तक की गिरावट हम देख चुके हैं, जबकि फार्मा स्टॉक्स में थोड़े से गेन्स है, तो ये थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। पिछले 2 महीने की बात करें 20% तक का करेक्शन ये स्टॉक बता चुका है। अब इसकी क्या वजह है? सबसे पहली वजह यह है कि जो स्पुतनिक वैक्सीन के लिए कंपनी ने करार किया था रशियन RDIF के साथ, उसमें अब डिलेज आते हुए दिख रहे हैं। इसको मंजूरी नहीं मिल रही है, भारतीय रेगुलेटर से भी मंजूरी नहीं मिल रही है और इसी के चलते अब चिंता थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। जो एनालिस्ट से वो मान के चल रहे थे कि इससे भी थोड़ी सी आय आती हुई दिखेगी, लेकिन अब चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरी वजह यह भी है कि कंपनी पहले एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर होने वाली थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्ट्राइड्स के साथ भी RDIF ने करार किया है, जो कि सप्लाई करने के लिए है वैक्सीन। तो अब ये एक लौती कंपनी नहीं है जहां पे कंपनी वैक्सीनेशंस को सप्लाई करेगी। अब कई ऐसी कंपनीज हैं जिनसे कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इसके चलते भी जो हमने पहले रैली देखी थी अब वो कम होती हुई दिखी है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो कंपनी एक जेनरिक दवा लॉन्च करने वाली थी वेस्पा, उसमें हम देख रहे हैं थोड़ी सी रुकावट आती हुई दिख रही है। ताइवान से इस जेनरिक दवा का जो API है वो कम होता हुआ दिख रहा है, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं और इसी के चलते जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम हो गया है और दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं, थोड़े से शॉर्टेजेस हैं। अब देखिए FY22 के लिए कंपनी का ये प्लान था कि US में ये कंपनी लॉन्च करने वाली थी, लेकिन अब हम देखेंगे इसमें भी डिलेज होते हुए दिखेंगी। एनालिस्ट ये मान के चल रहे थे कि आने वाले समय में इसके चलते जो EPS है वो करीब 4 से 6% तक बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन क्योंकि अब ये डिलेज हैं इससे भी चिंता बढ़ती हुई दिख रही है और इसके चलते जेफरीज ने FY22 के लिए अब देखिए जो इनका EPS का अनुमान है वो करीब 1% तक घटा दिया है। तो ये कुछ चिंताएं हैं जिसके चलते डॉक्टर रेड्डीज अब फिलहाल अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। हम देखेंगे कि थोड़े से आने वाले समय में नॉर्मलाइज होती है सिचुएशन, तब डॉक्टर रेड्डीज में थोड़े से गेन्स आते हुए दिखेंगे। तो देवांशी से हमने डॉक्टर रेड्डीज में कमजोरी की वजह जानी। अब अगले हफ्ते के जो अहम इवेंट्स है उस पर नजर डालना जरूरी है। मानसी हमारे साथ जो बता रही हैं अब कि अगले हफ्ते के बड़े ट्रिगर्स कौन से होने वाले हैं बाजार के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आने वाला हफ्ता काफ़ी एक्शन पैक रहने वाला है। कई सारे IPOs की लिस्टिंग भी होती हुई दिखेगी और कई सारे ट्रिगर्स भी होंगे जिन पर फोकस रखना होगा। लेकिन शुरुआत सोमवार 22 मार्च से अगर करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र मुंबई में मॉल में एंट्री से पहले कोरोना का एंटीजन टेस्ट जो है वो अनिवार्य हो जाएगा। जी हाँ, सोमवार से पूरे शहर में BMC का फैसला लागू होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा सोमवार के ही दिन BEML पर फोकस रखिएगा। सरकारी हिस्सा खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजने की ये अंतिम तारीख होगी। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन IPO का शेयर अलॉटमेंट भी इस दिन होता हुआ दिखेगा। 23 मार्च लॉकडाउन को 1 साल पूरा हो जाएगा और कोरोना की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था उसको 23 मार्च को ये पूरा होता हुआ 1 साल पूरा होता हुआ दिखेगा। कल्याण ज्वेलर्स IPO का शेयर अलॉटमेंट होगा इस दिन। साथ ही जैगुआर I-Pace की लॉन्चिंग भी इस दिन होने जा रही है। 24 मार्च के दिन अनुपम रसायन की लिस्टिंग होने की संभावना है। नजारा टेक्नोलॉजीज IPO का शेयर अलॉटमेंट होगा। एप्पल इंडिया की EGM भी इस दिन होती
होती हुई दिखेगी। 25 मार्च गुरुवार के दिन, महीने का आखिरी गुरुवार है, मार्च सीरीज की वायदा एक्सपायरी होती हुई दिखेगी। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की लिस्टिंग होने की संभावना है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की लिस्टिंग की भी संभावना है। वहीं बीपीसीएल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंपनी ईजीएम करने जा रही है और टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही जरिए एक ईजीएम होती हुई दिखेगी। और अंत में 26 मार्च कल्याण ज्वेलर्स की लिस्टिंग होने की संभावना, थॉमस कुक की ईजीएम, और साथ ही 26 से 27 मार्च के बीच प्रधानमंत्री मोदी ढाका का दौरा करने वाले हैं, तो उनके इस दौरे पर और क्या कुछ निकल कर आता है उस पर भी नजर रहेगी। चलिए, ये तो अगले हफ्ते के अहम इवेंट्स हमने समझ लिए, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी, सर बताइए अब सोमवार के लिए कौन सा आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी आज सजेस्ट करेंगे? जी स्वाति जी, इस सेगमेंट के दर्शकों को विशेष नमस्कार। आज सुबह ही जब मैं मॉर्निंग शो में था तो मैंने ये कहा था कि कल जो मैंने ऑप्शंस दिए थे वो ऐसे मार्केट के मैं पहले ही कह रहा था कि लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पुट्स नहीं खरीदते हैं। और अब क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट सुधरेगा तो मैंने ये कहा था कि मैंने जो कल दिए थे आज शाम के शो में, मतलब कल शाम के शो में, वो आप बिल्कुल भी उस पर एक्ट न करें, उनको रख दें साइड में। तो वही सही रहा, आप लॉस से बचे। और अच्छी बात यह है कि आज भी जो 2 स्टॉक लेकर आया हूँ वो दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं मार्केट के साथ साथ जो नीचे से इतनी सेलिंग के बाद वापस बढ़े हैं। तो सबसे पहले टाटा स्टील, जहाँ पे 750 की कॉल मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप 7 रुपये पे लें, 3.5 रुपये का इसका स्टॉप लॉस रखें और आपका जो टारगेट रहेगा टाटा स्टील के ऑप्शन के लिए वो है 14 रुपये। अल्ट्राटेक दूसरी तरफ 6700 की कॉल 97 रुपये पे लें, स्टॉप लॉस रखें 50 रुपये का और 180 का आपका रहेगा टारगेट। दोनों ही ऑप्शंस आपको कॉल ऑप्शन है और दोनों ही आपको लेने हैं मार्च सीरीज़ के, यानी कि वो सीरीज़ जो थर्सडे को गुरुवार को समाप्त हो जाएगी। तो तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस तो ऑब्वियसली हमेशा रिमाइंड करूंगा, उसको लगातार बढ़ाते रहिए। इस सेगमेंट के दर्शकों को विशेष नमस्ते। आइए अब शो में समझते हैं कि सोमवार को बाजार पर क्या आपको बनानी चाहिए स्ट्रैटेजी। बाजार के लिए अहम संकेत बता रहे हैं अनिल सर। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, अमेरिका में एक शांत सीमित दायरे का कारोबार होगा, ऐसी उम्मीद डाउ फ्यूचर्स से हमें थी, क्योंकि पूरे दिन भर आज डाउ फ्यूचर्स बेहद सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखे, 40-50 पॉइंट ऊपर, बस कोई ज़्यादा उछाल नहीं, गिरावट भी नहीं। तो ऐसे में अमेरिका में कैसा ट्रेडिंग सेशन एग्जैक्टली होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो वो तो रहेगा ही फोकस पे कि अमेरिका में क्या कुछ होता है, डाउ फ्यूचर्स सोमवार सुबह कैसे मिलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत जिसके दम पर आज रिकवरी हुई है वो है एफआईएस की लौटती हुई खरीदारी। एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन काफ़ी निचले स्तरों पर आ गई है, 60% के नीचे है। आज फिर से जिस तरह की रिकवरी और खरीदारी हुई, पूरी संभावना है कि अच्छे आंकड़े एफआईएस के भी आए। ट्रेडर्स ने भी अपने शॉर्ट्स काटे हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो ओवरऑल खरीदारी हुई है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आंकड़े अच्छे होने चाहिए और वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा सोमवार को अगले हफ्ते की शुरुआत करने के लिए। और अगला हफ्ता इस लिहाज से भी अहमियत वाला है, मार्च महीने की एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी के वक्त थोड़े डेटा ज़्यादा होते हैं, एक्शन ज़्यादा होता है। और मार्च का महीना है तो लोग अपने ट्रांजेक्शन्स, ट्रेड्स वो पूरे निपटाने में भी लगे रहते हैं। तो उस लिहाज से काफ़ी कुछ एक्शन कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। अब जो अहम सपोर्ट लेवल है नीचे निफ्टी के लिए वो है 14,350 से लेकर 14,525 की रेंज में। इस लेवल पर अब लेवल बड़े हैं, रेंज बड़ी है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरह की उछाल और आज हुई है सेकंड हाफ में, जिस तरह की गिरावट फर्स्ट हाफ में थी, उसको देखते हुए सपोर्ट लेवल काफ़ी दूर आ रहे हैं। ऊपर में एक बार 14,900 14,925 के आसपास हल्की रुकावट का लेवल है निफ्टी पे, उसे पार करने के बाद 15,000 15,050 की तरफ निफ्टी बढ़ सकता है। ये बड़ी रेंज अगले हफ्ते के लिए लेकर चलें आप। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 33,300 33,500 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में 35,000 35,250 तक की जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो ओवरऑल मूड माहौल थोड़ा सुधरा है, लेकिन वाकई में बाजार करेक्शन पूरा करके तेजी दिखाएगा और मजबूती के साथ बढ़ेगा। इसके लिए 2-3 चीज़ें आपको अगले हफ्ते चाहिए। पहले एफआईएस की खरीदारी, दूसरा बॉन्ड यील्ड 1.70 1.65 के नीचे रहे और तीसरा ग्लोबल मार्केट्स थोड़े ठीक ठाक रहे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलने पर ही बाजार में एक्सपायरी के हफ्ते में
आपको आगे और तेजी देखने को मिलेगी। तो इन सब ट्रिगर्स पर रखिएगा नजर। तो बाजार पर सोमवार की स्ट्रैटेजी तो हमने समझ ली अनिल जी से। आइए अब जानते हैं सोमवार को ऑप्शन की क्या स्ट्रैटेजी रखें। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान से बात करते हैं। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है। सोमवार को कहां पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह देंगे आज? गुड इवनिंग। देखिए स्वाति जी, मुझे लगता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्लियरली एक अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि पुल बैक हो चुका है और यहाँ पे हमें लगता है कि इंडेक्स में और भी हमें तेजी देखने मिलेगी और इसी वजह से इंडेक्स स्टॉक्स के ऊपर ध्यान है। वहाँ पे हमें लिमिटेड में ऐसा लगा कि और तेजी बन सकती है और 2540 के स्ट्राइक प्राइस के जो कॉल ऑप्शन है वो तकरीबन कुछ 35 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं। उसमें वहाँ पे हमें बाय करना है और अगर हम वहाँ पे टारगेट्स अगर सोचे तो वो टारगेट्स रहेंगे तकरीबन 65 से लेकर 70 के और यहाँ हमें स्टॉप लॉस रखना है 100 रुपए का। तो एचडीएफसी लिमिटेड से 2540 लेने की राय रहेगी। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, शो में शामिल हुए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और शर्मा जी, शो के अंत में फंडामेंटल पिक कौन सी होगी आज आपकी? जी, आज की मेरी फंडामेंटल पिक है एम्फेसिस। एक आईटी कंपनी है, आईटी सर्विसेज कंपनी है और ब्लैकस्टोन इसमें करीब 56.5% शेयर होल्डिंग करता है। आपको याद दिला दें कि 2016 के अंदर ये कंपनी उन्होंने खरीदी थी, तब करीब 438 जैसा कुछ भाव था। अब ये भाव 1668 पर पहुंच चुका है, यानी कि 5 साल के अंदर इनकी जो भाव पे इन्होंने लिया था वो चौगुनी कीमत उस स्टॉक की हो चुकी है। तो जो इन्वेस्टर पी के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पी फंड का आपके ऊपर कोई लंबा तलवार नहीं लटकती कि आपको इन्वेस्टेड ही रहना है 3 साल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टॉक ले और पी के साथ साथ बगल में बैठ के इन्वेस्ट करें। 14% जैसे नेट प्रॉफिट इसके आने वाले 3 साल के अंदर लगातार इस CAGR पे बढ़ सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये करंट भाव जो, और ये पहले बता दूं कि डेट फ्री है, करीब 151 रुपये पर शेयर तो इसके अंदर कैश पड़ा है। और इसका जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये पी जो है वो घर अपने ले जाने के लिए नहीं बैठता उस कंपनी को, वो फिर अल्टीमेटली किसी को बेच कर निकलता है और वो किसको बेचेगा, दूसरा पी होगा, वो वहाँ से उसको बेहतर करेगा। तो ये सेफ सा इन्वेस्टमेंट है। और ये भी बता दूं कि 2 फरवरी को मैंने ये स्टॉक दिया था और उस वक्त करीब 10% जैसा रिटर्न जो टारगेट था आपको मिल गया था विदिन 2 वीक्स। तो अभी मेरा जो टारगेट है वो है, अभी 1668 पे स्टॉक है और टारगेट है हमारा कुल मिला के इसका है 1899, जो आपको 13.8% रिटर्न यहाँ से देगा। एवरेज कर सकते हैं नीचे, मैं एवरेज के रिटर्न को नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, फंडामेंटल पिक, बिल्कुल फंडामेंटल पिक एम्फेसिस, लंबी अवधि की खरीदारी कर सकते हैं एम्फेसिस में। बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका शो में शामिल होने के लिए और सभी सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए।